नमस्ते सभी को। वेलकम टू द शेयरिंग स्टोरीज पॉडकास्ट। इस चैनल में हम किताबों पर चर्चा करते हैं। ये कंटेंट plotsformovies.com द्वारा समर्थित है, जो एक AI सक्षम बुक ट्रेलर प्लेटफॉर्म है, जहां आप किताब खरीदने से पहले उसे बेहतर ढंग से समझने के लिए किताब का 1 मिनट का ट्रेलर देख सकते हैं। हम sharingstories.in पर #pushingIndianAuthors अभियान के माध्यम से भारतीय लेखकों की किताबें प्रदर्शित कर रहे हैं, और आज हमारे पास मानव कौल की किताबें ठीक तुम्हारे पीछे। जी। आज हम मानव कौल की कहानियों के संग्रह पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। ये किताब प्यार, चाहत और अलगाव की उन बहुत ही, आप कह सकते हैं, नाजुक, अक्सर अनकही रह जाने वाली भावनाओं की दुनिया में ले जाती है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि इन कहानियों को क्या चीज खास बनाती है और पढ़ने के बाद ये हमें किस सोच या एहसास के साथ छोड़ जाती हैं। जब आप इस किताब को खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी की निजी डायरी या शायद यादों के एल्बम के पन्ने पलट रहे हो। हाँ। ये एहसास तो आता है। ये सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि कई अनकही बातों, अधूरे संवादों और उन एहसासों का एक कोलाज है जो रिश्ते खत्म होने या दूरियां बढ़ जाने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे पीछे छूट जाते हैं। जी। और शायद यही किताब का शीर्षक, ठीक तुम्हारे पीछे, पकड़ता है वो भावनात्मक साया जो गुजरे हुए वक्त के बावजूद हमारे साथ चलता रहता है। Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? बिल्कुल, ये शीर्षक बहुत बहुत विचारोत्तेजक है और ये किताब के अंदर की दुनिया का एकदम सही आईना है, आप कह सकती हैं। मानव कौल की लेखनी की जो सबसे बड़ी खूबी उभर कर आती है वो है उनका कविता और गद्य के बीच का सहज आवागमन। हाँ। ऐसा लगता है जैसे वो किसी एक विधा में बंद कर नहीं लिखते, बल्कि भावनाएं जिस रूप में आना चाहती हैं उसे आने देते हैं। हाँ, कोई फिक्स ढांचा नहीं है। नहीं, कहीं आपको किरदारों के अंदर की उथल पुथल, उनके आंतरिक एकालाप मिलेंगे, तो कहीं जिंदगी और रिश्तों पर गहरे दार्शनिक चिंतन की झलक। हाँ, ये कोई सीधी सपाट कहानी कहने का अंदाज नहीं है। ये परत दर परत खुलता है, धीरे धीरे। सही कहा आपने। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि रिश्ते कैसे धीरे धीरे अपना रूप बदलते हैं, कैसे लोग करीब आकर भी या साथ रहकर भी एक अनजाने तरीके से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और उन दूरियों के बीच जो खालीपन बनता है, उसमें भी प्यार या उसकी याद कैसे अपनी जगह बनाए रखती है, उन जगहों पर जहाँ शायद शब्द पहुंच ही नहीं पाते, या शायद कहने को कुछ बचता नहीं। हाँ, या जहाँ कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता। तो एक स्तर पर ये किताब मानवीय रिश्तों की नाजुकता, हमारी अपनी कमजोरियों और उन्हें स्वीकार करने की प्रक्रिया पर एक तरह का ध्यान है, एक मेडिटेशन। अच्छा। ये भेद्यता को, वल्नरेबिलिटी को छुपाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसे सामने रखती है। और ये बात किताब के शुरू में वो जो ब्लब होता है ना, जी, उसमें भी झलकती है। हाँ। लेखक खुद कहते हैं, बहुत सारे कोरे पन्नों के बीच मैंने बहुत सारा खाली वक्त बिताया है। हाँ। कहानियां मेरे पास कुछ इस तरह आई कि मेरी कविताएं और नाटक सभी पढ़ और देख रहे थे। ये वाक्य ही अपने आप में कितना कुछ कहता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे ये कहानियां उन खाली पन्नों, उन खाली वक्तों की उपज हैं। हाँ। शायद वो बातें जो उनके नाटकों के संवादों या कविताओं की पंक्तियों के बीच कहीं अनकही रह जाती थीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इससे लेखन की प्रक्रिया की भी एक झलक मिल जाती है। जी, और ये चीज कहानियों के अनुभव को और भी ज्यादा व्यक्तिगत बनाती है। भले ही जबान काव्यात्मक है, जिसमें शब्दों का एक खास प्रवाह, एक लय है, लेकिन जो अनुभव पाठक तक पहुंचता है वो बहुत ही निजी, बहुत ही अंतरंग लगता है। कई समीक्षकों ने भी इस बात को रेखांकित किया है कि कौल के शब्दों में एक ऐसा जादू, एक ऐसा खिंचाव है जो उन्हें समकालीन हिंदी लेखकों में एक अलग पहचान देता है। और ये थोड़ा प्रयोगधर्मी भी लगता है। ऐसा नहीं कि कोई तयशुदा फॉर्मूला हो कहानी कहने का। बिल्कुल। ये लेखन किसी स्थापित शैली के खांचे में फिट होने की कोशिश नहीं करता। इसमें लेखक की अपनी आवाज, उनका अपना अंदाज साफ झलकता है।
वो कहानी कहने के नियमों को तोड़ते भी हैं, जैसा कि हम आगे देखेंगे शायद, और यही चीज इसे और दिलचस्प बनाती है। ये अपनी शर्तों पर पाठक से जुड़ता है। चलिए अब थोड़ा लेखक के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मानव कौल खुद एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं जी और उनका सफर भी उनके कहानियों की तरह ही काफी दिलचस्प रहा है। जी उनका जन्म कश्मीर के बारामूला में हुआ, लेकिन परवरिश मध्य प्रदेश में हुई। जी ये दो अलग अलग जगह हैं, जाहिर है उनके नजरिए पर असर डालती होंगी। निश्चित रूप से। और उनका कलात्मक सफर थिएटर से शुरू हुआ, जो उनके लेखन में भी महसूस होता है। हाँ 2004 में उनका पहला नाटक आया, शक्कर के 5 दाने। इसने काफी चर्चा बटोरी थी और उनके नाट्य लेखन की एक मजबूत शुरुआत की। हाँ, वो तो बहुत पॉपुलर हुआ था। जी, ये नाटक एक छोटे शहर के लड़के की कहानी है जो अपने जीवन के साधारण से पलों में गहरे अर्थ ढूंढता है। ये थीम कहीं ना कहीं उनकी कहानियों में भी नजर आती है। हाँ, शक्कर के 5 दाने तो काफी सफल रहा था और उसके बाद भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण नाटक लिखे और निर्देशित किए, जैसे इल्हाम, पीला जूस। जी, और अरण्य नाम का अपना थिएटर ग्रुप भी स्थापित किया। हाँ, तो थिएटर उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक बड़ा माध्यम रहा है। बिल्कुल, थिएटर का अनुभव मतलब किरदारों को गढ़ना, संवाद लिखना, मंच पर भावनाओं को जीवंत करना, ये सब उनके गद्य लेखन को भी एक अलग गहराई देता है। भले ही ये लघु कथाएं हैं, लेकिन इनमें किरदारों के मन की दुनिया, उनके अंदर चलने वाले द्वंद्व बहुत स्पष्ट रूप से उभरते हैं। सही। उनका लेखन, चाहे वो नाटक हो या कहानी, हमेशा इंसान के अंदर की परतों को खोलने, उसकी जटिलताओं को समझने की कोशिश करता है। जैसा कि आपने कहा, शक्कर के 5 दाने सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी खेला गया, जो उसकी यूनिवर्सल अपील को दिखाता है। और एक बात जो मुझे उनकी रचनाओं में खास लगती है, वो ये है कि वो आज के समय के खासकर शहरी या कस्बाई युवा मन के जो द्वंद्व हैं, जो सवाल हैं, जो अकेलापन है, हाँ, उसे बहुत ही संवेदनशीलता और एक अनूठे थोड़े दार्शनिक अंदाज में पकड़ते हैं। उनकी भाषा में एक ताजगी है, एक अपनापन सा लगता है। आप सही कह रहे हैं, और शायद इसी वजह से उनकी कहानियों में पाठक को अक्सर अपनी जिंदगी के टुकड़े, अपने अनुभव या अपनी भावनाएं नजर आ जाती हैं। हाँ, कई समीक्षकों ने इस बात का जिक्र किया है कि इन कहानियों में लेखक के अपने जीवन के अंश, उनके अनुभव, खासकर छोटे शहरों में बिताए उनके बचपन या युवावस्था की यादें साफ झलकती हैं। हाँ, मतलब पूरी तरह ऑटोबायोग्राफिकल नहीं, पर हाँ, आत्मकथात्मक नहीं है, लेकिन उनमें लेखक की जिंदगी की गूंज सुनाई देती है। हाँ, मैंने भी एक समीक्षा में पढ़ा था कि किताब का कवर फोटो भी शायद कश्मीर में उनके पुराने घर की खिड़की का है। अच्छा। और उसी समीक्षा में एक और दिलचस्प वाकये का जिक्र था। जब लेखक कुछ समय पहले अपने बचपन के घर गए, तो उन्हें दीवार में बनी एक छोटी सी खो याद आई, जहां वो बचपन में चॉकलेट छिपाया करते थे। अरे वाह! ये छोटी सी निजी सी याद कहानी का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये उस मिजाज को दर्शाती है जो इन कहानियों में व्याप्त है, यादों का, बीते हुए समय का। और यही चीज पाठक को भी अपनी यादों की गलियों में ले जाती है। ये सिर्फ लेखक की यादें नहीं रह जाती, ये पाठक की अपनी भूली बिसरी यादों को भी कुरेद देती हैं। एक समीक्षक ने बहुत खूबसूरती से लिखा कि इन कहानियों को पढ़ते हुए उन्हें भोपाल में अपनी दादी के घर की याद आ गई, जहां बचपन में उनकी एक सीटी खो गई थी। और वो सालों बाद भी जब उस घर में जाते थे, तो उनकी नजरें अनजाने में ही उस कोने को ढूंढती थी जहां वो सीटी खोई होगी। हाँ, होता है ऐसा कि भागदौड़ में भूल जाते हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प पहलू आता है जो लेखक के प्रयोगधर्मी होने की बात को और पुख्ता करता है। जी। एक समीक्षा में मैंने पढ़ा कि मानो कौल कहानियों के बीच में अचानक पाठक से सीधे बात करने लगते हैं। हाँ, कैसे? जैसे कि वो कहानी सुनाते सुनाते रुक जाएं और कहें कि भाई मैंने कहानी यही छोड़ दी है, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप किताब बंद कर सकते हैं। अरे, ये तो कमाल का है ना? ये तो कमाल का दुस्साहस है। हाँ, ये वाकई एक अनूठी तकनीक है। और फिर जैसा कि समीक्षक ने बताया, अगले ही पन्ने पर वो फिर कहते हैं, चूंकि आप अभी भी यही हैं, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हाँ। ये पाठक को चौंकाता भी है और उसे कहानी कहने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल भी कर लेता है। सही बात है। ये लेखक और पाठक के बीच की पारंपरिक दीवार को तोड़ने जैसा है। ये पाठक को सिर्फ एक निष्क्रिय श्रोता नहीं रहने देता, बल्कि उसे एक सक्रिय भागीदार बनाता है। हाँ, शरदचंद्र की याद दिलाता है, जैसा समीक्षक ने कहा। जी, समीक्षक ने इसकी तुलना शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के अंदाज से भी की है, जो कभी-कभी अपने उपन्यासों में पाठक को सीधे संबोधित करते थे। ये तकनीक कहानी में एक अलग तरह का अपनापन और अनौपचारिकता लाती है। ये वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अब अगर कुछ खास कहानियों की बात करें जिन्होंने समीक्षकों और पाठकों पर गहरा असर छोड़ा है, तो उनमें से एक का जिक्र बार बार आता है, मुमताज भाई पतंग वाले। हाँ, ये कहानी तो बहुत बहुत प्रभावशाली है।
इसके बारे में कुछ और बताइए। मुमताज भाई पतंग वाले एक ऐसी कहानी है जो बचपन की मासूमियत, महत्वाकांक्षा और बड़े होने पर होने वाले मोहभंग या पछतावे को बहुत खूबसूरती से पकड़ती है। ये एक छोटे बच्चे की कहानी है जिसका सबसे बड़ा सपना है कि वो पतंग उड़ाकर शहर के मशहूर दिग्गज पतंग बनाने वाले मुमताज भाई को प्रभावित कर सके। अच्छा। कहानी में उस सपने को पूरा करने के लिए पतंग और अच्छा मांझा हासिल करने का संघर्ष, वो जुनून है। और फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती है? कहानी का दूसरा हिस्सा तब आता है जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और सालों बाद उसी शहर लौटता है। अच्छा। वो मुमताज भाई को ढूंढता है, शायद उस बचपन के अधूरे सपने को किसी तरह पूरा करने के लिए, या शायद सिर्फ ये देखने के लिए कि आप सब कैसा है। और मिलता उसे कुछ? और जो उसे मिलता है वो उसे एक गहरे पछतावे या एक अजीब सी उदासी से भर देता है। ओह। एक समीक्षक ने लिखा कि ये कहानी उन्हें इतनी गहराई तक छू गई कि वो कई रातों तक सो नहीं पाए। वो बस उस किरदार के अनुभव और उसके अव्यक्त दुख के बारे में सोचते रहे। ये दिखाता है कि कहानी कितनी शिद्दत से लिखी गई है। वाकई ये तो बहुत मार्मिक लगता है सुनकर ही। और दूसरी कहानी जिसका जिक्र भी बहुत हुआ है वो है माँ। इसे समीक्षकों ने माँ बेटे के रिश्ते पर लिखी गई एक असाधारण कहानी बताया है। हाँ, माँ कहानी भी बहुत प्रभावशाली है। ये माँ बेटे के रिश्ते की जटिलताओं, उनके बीच के अनकहे प्यार और कभी-कभी अनजाने में पैदा हो जाने वाली दूरियों को बहुत संवेदनशीलता से दर्शाती है। इसमें कोई मेलोड्रामा नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे-छोटे पलों के जरिए भावनाओं की बड़ी तस्वीर उभरती है। अच्छा। एक समीक्षक ने तो ये अनुभव साझा किया कि इस कहानी को पढ़ने के बाद उन्होंने तुरंत किताब पैक की और अपनी माँ को भेज दी। अरे। उन्हें लगा कि शायद ये कहानी वो बातें कह देगी जो वो खुद कभी नहीं कह पाए, वो अनकहा आभार या शायद अनकही माफी। ये बताता है कि ये कहानियां कैसे हमारे अपने रिश्तों और भावनाओं से सीधा जुड़ जाती हैं। ये सिर्फ किस्से नहीं रह जाते, ये हमारे अपने जीवन का प्रतिबिंब बन जाते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और अगर समग्र रूप से देखें तो इन कहानियों में अकेलेपन का एक केंद्रीय भाव है। जैसा एक समीक्षक ने बड़ी ईमानदारी से लिखा, कितना अकेलापन है इन कहानियों में। ऐसा लगता है जैसे किरदारों के साथ साथ ये कहानियां खुद भी एक तरह के अकेलेपन में जी रही हैं। लेकिन ये सिर्फ उदासी या निराशा का दस्तावेज नहीं है। नहीं। इस अकेलेपन के बीच भी मानवीय संवेदनाओं की, छोटी छोटी खुशियों और दुखों की, रिश्तों की बारीकियों की बहुत गहरी और बारीक समझ है। ये कहानियां हमें इंसान होने के मायने पर सोचने को मजबूर करती हैं। तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि ये किताब उन पाठकों के लिए ज्यादा मायने रखती है जो साहित्य में सिर्फ कहानी या मनोरंजन नहीं ढूंढ रहे, हाँ, बल्कि जो अक्षरों के जरिए भावनाओं की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, जो किरदारों के साथ महसूस करना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये धीमे पाठ की मांग करती हैं, ठहर कर सोचने और महसूस करने की। इन्हें पढ़कर अक्सर ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ जरूरी, कुछ कीमती चीज पीछे छूट गई है, हाँ, जिसका शायद हमें एहसास भी नहीं हुआ। एक समीक्षक ने लिखा कि इन कहानियों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे कुछ ऐसा है जिसका अब हमें मलाल करना चाहिए। कोई भूली हुई याद, कोई अधूरा रिश्ता, कोई अनकहा शब्द, ये हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती हैं। तो कुल मिलाकर ठीक तुम्हारे पीछे एक बेहद व्यक्तिगत काव्यात्मक भाषा में लिखा गया और गहरे मानवीय एहसासों को टटोलता हुआ कहानियों का संग्रह है। जी। ये कहानियां ऐसी लगती हैं जैसे लेखक ने थिएटर के ब्रेक में या कभी इंस्टाग्राम पर कुछ लिखते हुए या चाय पीते हुए कागज के टुकड़ों पर जो छोटे छोटे ख्याल, जो भावनाएं दर्ज की होंगी, उन्हें सहेज कर, उन्हें एक धागे में पिरोकर हमारे सामने रख दिया है। ये एक बहुत ही आत्मीय, बहुत ही निजी दुनिया है जिसमें पाठक को झांकने का मौका मिलता है। हाँ, और ये दुनिया ईमानदार है, इसमें कोई दिखावा नहीं है। ये खामोशी से अपनी बात कहती हैं, लेकिन इनकी आवाज पाठक के जहन में देर तक गूंजती रहती है। ये सीधे दिल की गहराइयों तक उतर जाने की क्षमता रखती हैं, शायद इसलिए क्योंकि ये उन भावनाओं की बात करती हैं जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की हैं, लेकिन जिन्हें व्यक्त करना अक्सर मुश्किल होता है। और जैसा कि आपने पहले कहा, ये पाठक को सोचने पर मजबूर करती हैं। तो शायद अंत में ये किताब पाठक को इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि उनके अपने जीवन में ठीक उनके पीछे क्या छूट गया है। हाँ, ये सवाल तो बनता है। कौन सी ऐसी अनकही बातें हैं, कौन सी भूली बिसरी यादें हैं, या कौन से ऐसे एहसास दबे पड़े हैं जिनका शायद अब वक्त आ गया है कि उन्हें याद किया जाए, उन्हें महसूस किया जाए, या शायद उनका मलाल किया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो पढ़ने के बाद भी साथ रह जाता है। निश्चित रूप से
ये कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, ये पाठक के साथ ठहर जाती हैं। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको मानव कौल की इस खूबसूरत किताब ठीक तुम्हारे पीछे की दुनिया की ये झलक पसंद आई होगी। जी। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें समर्थन दें। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप मानव कौल की ठीक तुम्हारे पीछे जरूर खरीदें और पढ़ें। ये वाकई एक अलग तरह का यादगार अनुभव देने वाली किताब है। बिल्कुल। खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे। हाँ, जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और किताब के साथ, एक और कहानी के साथ। नमस्ते। नमस्ते।